हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट निखिल, और आज हम लोग फाइनल अकाउंट के 9th यानी कि 90 लेक्चर में हैं। ठीक है, इसके पहले जो हमारा फाइनल अकाउंट का जितना भी जर्नी कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाके उसे एक्सेस कर सकते हो। अगर अब तक के आपने वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो प्लीज सबसे पहले आप उसे देख लीजिए और उसके बाद में ही यहाँ पे आइए। ठीक है, अगर आपको वो सारी बातें पहले से पता होगी या वो सारे लेक्चर्स आपने पहले से देख लिए होंगे तो फिर आप लोग इसी लेक्चर से कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं इस लेक्चर की। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एसेट की। ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था लाइबिलिटी साइड की, और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एसेट की। ये हमारा इंट्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, अब ये भले कितना भी लंबा हो, ये 1 घंटा 1.5 घंटा कितना भी लंबा हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इसी लेक्चर में खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत हो गया। 10th वाले लेक्चर से हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चंस की तरफ आएंगे और क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस में ही डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें। ठीक है, जो भी आपकी एडजस्टमेंट्स होगी या जो भी सारी चीजें जो बच गई होगी, वो सारी की सारी चीजें वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुडविल से। ठीक है, तो गुडविल एक प्रकार का इंटेंजिबल एसेट होता है। देखिए, नॉर्मली बिजनेस कम्युनिटी में 2 प्रकार की एसेट्स होती है। पहला होता है टैंजिबल और दूसरा होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे आप छू नहीं सकते। ठीक है, उसे ये इंटेंजिबल बोलते हैं। और टैंजिबल मतलब जिसे आप छू सकते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? ये टैंजिबल होती है। ठीक है, बट इनटेंजिबल यानी कि क्या? जिसे आप छू नहीं सकते। ठीक है, बट उसकी कोई ना कोई वैल्यू है या कुछ ना कुछ उसकी क्या है? वैल्यू है। ठीक है, अब गुडविल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बताइए इसका नाम क्या रखूं? आप ही बताइए। नहीं बता रहे? ठीक है, मैं ही रख देता हूँ हरी। ठीक है, हरी नहीं, ओम रखते हैं। ठीक है, तो ओम एक बहुत अच्छा लड़का है, बोल सकते हैं। पढ़ाई में बहुत अच्छा है। ठीक है, ओम क्या कर रहा है? आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है ये। ठीक है, और आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली 4 से 5 साल मेहनत, अच्छी कड़ी मेहनत करने के बाद में ये क्या बन गया? आईएएस ऑफिसर बन गया। और इसकी जो सैलरी है, वो सैलरी तो करीब करीब 50 लाख रुपए। ठीक है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से थार्ड बाट मिल रहे होंगे वो सारे के सारे अलग। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने 4 से 5 साल कड़ी मेहनत की, 13-13 14-14 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद में इसे ये सारी चीजें मिली। 50 लाख रुपए महीने की सैलरी, और फ्लैट वगैरह या जो भी कुछ जो आईएएस ऑफिसर को प्रोवाइड किया जाता है, मुझे नहीं पता उसकी सैलरी क्या होती है, लेकिन मैंने अपने मन से लिया है। ठीक है, लेकिन काफी कुछ उनको मिलता है क्योंकि उतनी मेहनत करते हैं वो लोग। ठीक है, तो 50 लाख रुपए उसको सैलरी हो गई। ठीक है, एक दिन उसके पापा आए ओम के, और पापा आके उसको बोलते हैं कि भाई देख, तूने 12वीं पढ़ना था, पढ़ लिया? बोले हाँ। तुझे आईएएस बनना था? बोले कर लिया। बोले हाँ। ठीक है, अब एक लौता काम है जो हमारे लिए कर ले, वो है शादी। ठीक है, तो ओम शर्माया और बोला ठीक है, आपकी इच्छा, आपको जो जो भी लड़की पसंद होगी मुझे दिखाइए, मैं उसके पास जाऊंगा और मैं शादी वादी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है? ये एक लड़की है जिसका नाम क्या है? काजल। ठीक है, जिसकी ओम के साथ शादी होने वाली है। उसके फादर साहब ने उसे पसंद किया है। ठीक है, आई होप ओम को काजल पसंद आ जाए। ठीक है, अब इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? बीकॉम पास है। ठीक है, और बड़ी रोग आके ये बीकॉम पास हुई है। मतलब यानी कि क्या? बड़े बैक लगा लगा के ये बीकॉम पास हुई है। ठीक है, क्योंकि बीकॉम पास होने के बाद में भी इंसान की वैल्यू कुछ तो रहती है एज कम्पेयर टू आईएएस ऑफिसर। उतना नहीं, लेकिन कुछ तो एक वैल्यू रहती ही है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत गिरा हुआ कोर्स है, लेकिन तो भी कुछ तो वैल्यू रहती है इसकी एज कम्पेयर टू आईएएस ऑफिसर। पर इसने ना बहुत रोग आके, मतलब बहुत सारे बैक्स लगा लगा के पास किया है। ठीक है, अगर ये नौकरी मांगने जाएगी ना तो ढंग से इसको कोई 5,000 रुपये महीने के लिए भी नहीं रखेगा। ठीक है, पर काजल की किस्मत खुल गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओम को काजल पसंद आ गई। ठीक है, और ओम को जैसे ही काजल पसंद आई है तो अब दोनों की क्या हो जाएगी? शादी। और जैसे ही दोनों की शादी हो जाएगी तो आपको क्या लगता है इस 50 लाख रुपए महीने की मालकिन कौन रहेगी या मालक कौन रहेगा? अरे ऑब्वियसली काजल रहेगी। और मुझे एक बात बताइए, इस ढक्कन ने, ढोकली ने कुछ किया नहीं, जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, ना एजुकेशनल बैकग्राउंड, ना कुछ कुछ नहीं। ठीक है, बट एक रईस इंसान से शादी कर ली, और शादी करने के बाद में सीधा 50 लाख रुपए महीने की क्या हो गई है? मालकिन। ठीक है, अब आपको क्या लगता है इस केस में ओम ने काजल के बापू से कुछ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ओम ने डिमांड की, बोले मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे 5 CR चाहिए, बोले 5 करोड़ रुपए चाहिए, तब जाके शादी करता, वरना नहीं करूंगा। ठीक है, क्यों मांग रहा है ये? अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा है। ठीक है, ये दहेज के तौर पे अब क्या मांग रहा है? मेहनत का
पैसा मांग रहा है, जो उसने मेहनत किया था, ठीक है। और आज भी कई जगहों पे प्रथा चलती है दहेज प्रथा की, जहाँ पे क्या देखा जाता है, वहां पे देखा जाता है कि जो लड़का है, जिस बंदे से आपकी यानी कि आपकी बच्ची की शादी होने वाली है, वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो देख के इसके पापा जो है, वो काजल के पापा ओम को क्या देने के लिए तैयार हो जाएंगे, 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे एज अ डाउरी। वैसे तो डाउरी लेना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो लड़कियां हैं वो भी काफी काबिल हो चुकी हैं एज कम्पेयर टू लड़के। मे भी बोल सकते हैं कि लड़कियां ही ज्यादा काबिल है एज कम्पेयर टू लड़के, ठीक है। लड़के तो ढोकले निकल रहे हैं आजकल, ठीक है। तो अरे भाई, मैं भी लड़का हूं यार, इतने भी ढोकले नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए दहेज लिया जाता था, क्यों? क्योंकि ये पास्ट की मेहनत के तौर पे उसको क्या मांग रहा है, वो रिटर्न मांग रहा है, ठीक है। तो वैसे ही बेसिकली अगर एक बात करें हल्दीराम की, ठीक है, तो हल्दीराम क्या है? हल्दीराम क्या है? हल्दीराम एक ब्रांड है, ठीक है, जिसने क्या किया है, 1975 से अपनी दुकान को ओपन किया है, और वहां से मेहनत करते 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 आज की डेट में उनका जो टर्नओवर है वो कुछ 4000 करोड़ के आसपास है। कितना है? 4000 करोड़ के आसपास। तो यहां तक के उसको पहुंचाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। अगर आज की डेट में हल्दीराम अपना गुडविल, अपना नाम अगर किसी बंदे को बेच दे, तो भले वो कैसा भी माल प्रोड्यूस करे, लेकिन हल्दीराम के नाम की वजह से ही वो बिक जाएगा, ठीक है। और इसी नाम को और इसी मेहनत को बोला जाता है गुडविल, ठीक है। आई होप गुडविल क्लियर हुआ होगा। और इनटेंजिबल एसेट होता है, क्यों? क्योंकि ये जो नाम है, आप इसको एक पैकेट में भर के कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना होगा, आपको लीगल राइट्स इसके ट्रांसफर करने होते हैं। तो जो टेंजिबल और इंटेंजिबल में क्या होता है, जहां पे एसेट और लीगल राइट्स दोनों ही ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? टेंजिबल। पर जहां पे सिर्फ सिर्फ लीगल राइट्स आपके क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं, पर एसेट ट्रांसफर नहीं हो रही है, ठीक है। अब उसको और किसी इससे कनेक्ट मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ से हम लोग सेल की बात करें, सेल किया, लीगल राइट्स ट्रांसफर हो गए, बट क्या हुआ है, उसको टच नहीं कर सकते, तो फिजिकली उसको पहुंचाना वहां पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसे बोला जाएगा आपका इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। अब ये जो इंटेंजिबल एसेट होता है, फॉर एग्जांपल की हल्दीराम की बात करें, तो क्या हल्दीराम की बैलेंस शीट में हल्दीराम का गुडविल, अगर मान लेते हैं हल्दीराम का गुडविल है 2000 करोड़ का, अगर मार्केट में हल्दीराम अपना गुडविल बेचने जाएगा तो बिकेगा वो 2000 करोड़ का। क्या हल्दीराम के बैलेंस शीट में वो गुडविल दिखना चाहिए, उसका वो 2000 करोड़ रुपए एज ए गुडविल के नाम पे दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? लॉजिक, कॉमन सेंस। कोई भी चीज बुक्स ऑफ अकाउंट में या बैलेंस शीट में कब आती है? जब उसका कोई जर्नल एंट्री पास हो। और जर्नल एंट्री कब पास होगा? जब उससे कोई रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। और ट्रांजेक्शन कैसा होता है? जहां पे 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। अब हल्दीराम ने सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसका सेल्फ जनरेट किया है, क्या कोई 2 पर्सन इन्वॉल्व है उसके गुडविल में, कि उसका अकेले के हाथ है, अकेले की मेहनत है, अकेले की मेहनत है? तो उस केस में कहीं पे भी ट्रांजेक्शन ना होने के कारण ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगा। पर जैसे ही हल्दीराम किसको, XYZ को उठा के ये गुडविल बेच देता है 2000 करोड़ का, तो XYZ की बैलेंस शीट में ये 2000 करोड़ के नाम से गुडविल दिखाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि गुडविल कब शो होगा बैलेंस शीट में और कब शो नहीं होगा। मालूम है आप लोगों के लेवल पे ये काम यानी कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या इतना ज्यादा लॉजिकल जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तो भी आपको लॉजिक अभी से पता रहना चाहिए। जब आपके लॉजिक्स अभी से क्लियर रहेंगे ना, तो फ्यूचर में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो नॉर्मली अगर बाहर मार्केट में पूछोगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत प्रकार के गुडविल होते हैं। नॉर्मली 2 ही प्रकार का गुडविल होता है, एक होता है सेल्फ जनरेटेड और दूसरा होता है परचेस्ड। तो सेल्फ जनरेटेड मतलब यानी कि क्या होगा, जो खुद ने जनरेट किया आपने, वो आपकी बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। बट परचेस्ड वाला जो गुडविल है वो आपको आपकी बैलेंस शीट में दिखाना ही पड़ेगा, कंपल्सरी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बैलेंस शीट में जो दिख रहा है, जो गुडविल दिख रहा है, बताइए मुझे ये कौन सा गुडविल होगा? ये सेल्फ जनरेटेड होगा कि परचेज्ड होगा? ऑब्वियसली ये कौन सा होगा? ये परचेज्ड गुडविल है, ठीक है, ना कि सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड क्यों नहीं रिकॉर्ड होता? क्योंकि उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, ठीक है। और ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो जर्नल एंट्री नहीं पास होगी, जर्नल नहीं होगी तो लेजर्स नहीं होगा तो ट्रायल नहीं बनेगा, और ट्रायल नहीं बनेगा तो फाइनल अकाउंट में क्या? खाक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ रही है आपकी लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कोई ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लैंड और बिल्डिंग मतलब यानी कि क्या, एक जगह है, जगह के ऊपर में बिल्डिंग बना के रखा है आपने, उसको भी बोला जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेसिकली बोला जाता है इसको कि जैसे आपका आंगन होता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? आंगन जो होता है वो भी आपकी प्रॉपर्टी के अंदर में ही आता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट होगा, आपने 600 स्क्वायर फीट पे कंस्ट्रक्शन किया अपने घर का, और
एज इट इज 400 स्क्वायर फीट छोड़ दिया, तो उस केस में उसको क्या बोला जाएगा, जो 400 स्क्वायर फीट छोड़ा है ना आपने, उसको बोला जाएगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद लीज्ड प्रॉपर्टी, याद कीजिए छठवां या पांचवा लेक्चर हम लोगों ने जब देखा था, वहां पे तीन वर्ड्स देखे थे। पहला देखा था रेट, दूसरा रेंट और तीसरा देखा था लीज। तीनों ही प्रकार होते हैं किराए के, तीनों ही टाइप्स हैं किराए के, रेंट के टाइप है, ठीक है। और तीनों में डिफरेंस क्या है, जो डेली बेसिस पे गया वो रेट, जो मंथली बेसिस पे गया वो रेंट, और जो ईयरली बेसिस पे गया वो लीज, ठीक है। अब ईयरली बेसिस पे जा रहा है तो आपको क्या लगता है, 5 साल के ऊपर खरीदा होगा आपने, 5 साल 10 साल जो भी होगा, ठीक है। साल भर के ऊपर तो कंफर्म होगा, ठीक है, क्योंकि 1 साल के लिए अगर आपको लेना है तो सीधा सीधा महीने के हिसाब से लो ना, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो आपने लीज पे प्रॉपर्टी ली है, तो आपने क्या किया है, उसको 5 साल के लिए लिया है, पर यूज कितना हुआ है आपका, इस साल, मतलब इस साल कितना यूज हुआ होगा, 1 साल, क्योंकि 1 साल का फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो 1 साल यूज हो चुका है। तो जो बचा हुआ 4 साल का है ना, वो कहाँ दिखेगा आपका, बैलेंस शीट में। सो दैट इज द रीजन लीज होल्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे आई, वरना रेंट की जैसे वो भी कहाँ शिफ्ट हो गई होती, वहां पे। और रेंट के केस में भी यही होगा, अगर आपने क्या किया है, आपने 14 महीने का रेंट अगर उसको दे दिया है, तो क्या होगा, 2 महीने का रेंट आपका बैलेंस शीट में दिखेगा और 12 महीने का रेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा। क्यों, क्योंकि खर्चा कितने कितने महीने का है वो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, या कितने दिनों का है, ठीक है। अगर आपका 12 महीने का खर्चा है तो आप उसको 14 महीने पे या 15 महीने पे या 2 साल का रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको 12 महीने का है तो 12 महीने का ही रिकॉर्ड करना होगा, और इसका लॉजिक हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि क्यों ऐसा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मतलब यानी कि क्या, मशीनरी से जो मिलके जो प्लांट बनता है, जैसे लाइक कोको कोला प्लांट, अगर जैसे बात करें हमारे इंडिया में तो मारुति सुजुकी बहुत बड़ा प्लांट मेंटेन करती है, ठीक है। वो क्या करती है, पूरी उसकी असेंबली लाइन है, ठीक है। कोई डोर बनाता है, कोई ढांचा बनाता है, कोई ग्लास फिटिंग करता है, तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो उसी को बोला जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर्स किसको बोला जाएगा, फर्नीचर कोई भी, ठीक है। आपका हो गया सोफा हो गया और बेड हो गया, ये सारी की सारी चीजें यानी कि लकड़ी से जो बनाई जा रही है, और इंक्लूडिंग स्टील, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टील, कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर में आप क्या कर रहे हो, बैठने के लिए या उसको एज ए डेस्क के तौर पे यूज कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाएगा आपका फर्नीचर, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा आपका फर्नीचर, ठीक है। और फिक्सचर मतलब यानी कि क्या, आप लोग कभी तो मूवी गए होगे, जैसे पीवीआर हो गया या कोई भी मूवी थिएटर में गए होगे, तो जो मूवी थिएटर में आप जिस सीट पे बैठते हो ना, आप ऐसा नहीं कर सकते, उसको मूव नहीं कर सकते, ठीक है। देखने मूवी जा रहे हो लेकिन चेयर को मूव नहीं कर सकते, ठीक है। वो चेयर जो होती है वो फिक्स होती है, उसको नट बोल्ट से एकदम बिल्कुल टाइट करके रख दिया जाता है वहां पे, लेकिन आप बैठ सकते हो उस पर, आप अपना कंफर्ट जोन वहां पे कंफर्टेबली बैठ सकते हो। कई बार आप अगर गार्डन में जाते होंगे तो गार्डन में भी कैसा होता है कि कई बेंचेस जो होते हैं वो गड़े होते हैं जमीन से, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें जो ऐसी फिक्स होती है एक जगह पे स्पेसिफिकली नट बोल्ट से टाइट करके उसको फिक्स कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है फिक्सचर, ठीक है। चलिए आइए उसके बाद में आ रहा है पेटेंट। ये पेटेंट जो है वो भी एक प्रकार का इंटेंजिबल एसेट होता है, ठीक है। पेटेंट क्या होता है कि अब क्या किया आपने, क्या किया, इन्वेंशन किया, ठीक है। कोई इन्वेंशन किया, फॉर एग्जांपल आपने बल्ब बनाया, ठीक है, और आपको पता है कि बल्ब कैसे बनता है, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला लिया और उस फॉर्मूले के बेसिस पे आपने क्या किया, बल्ब बनाया, आपको पता है बल्ब कैसे बनता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब आपने जैसे ये बल्ब बनाया तो आपको क्या लगता है, आप ही दिमागदार हो और कोई नहीं बनाएगा ये, ठीक है। आपको फॉर्मूला देख के थोड़ा बहुत कॉपी करके क्या करेगा, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, अगर बल्ब बनाया तो मार्केट में बेचोगे कि सिर्फ खुद यूज करोगे, अरे मार्केट में उठा के बेचोगे। और अगर मार्केट में आपने उठा के बेचा तो मुझे पता चला कि ये बल्ब बना है, मैं क्या करूंगा, मैं पूरा एक आपका लेके आऊंगा, उसको खोल खाल के देखूंगा किस तरीके से फिटिंग किया गया है, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, मैं उसको कॉपी करके मार्केट में उठा के बेच दूंगा, मैं खुद एक प्रोडक्शन चालू कर दूंगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हो, आप पेटेंट करवाते हो, पेटेंट राइट क्रिएट करते हो, ताकि उस फॉर्मूले को या उस प्रोडक्ट को की मैन्युफैक्चरिंग को कोई कॉपी ना कर सके, या उस पेटेंट को कोई कॉपी ना कर सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट बेसिकली क्या होता है, जब आप बुक्स वगैरह की बात करते हो ना, तो ये भी एक प्रकार का राइट ही होता है आपके पास में, ठीक है। तो आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए कोई इसको कॉपी ना करे, अगर आप किसी बंदे ने उसको कॉपी किया तो क्या होगा, वो एज इट इज आपको क्या करना पड़ेगा उसको, यानी कि वो आप पे केस कर देगा और आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। कई ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे एंटीवायरस आता है, तो आप अगर उसका डिस्क्रिप्शन या एग्रीमेंट उसका पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ रहता है कि कॉपीराइट्स आर टेकन बाय दिस कंपनी, ठीक है।
तो क्या होगा, अगर आपने उस सॉफ्टवेयर की कॉपी बना के, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आपने उस सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाया और खुद का एक सॉफ्टवेयर रेडी किया, ठीक है, तो कंपनी आपके ऊपर केस कर देगी। क्यों? क्योंकि आपने उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। और ये सारी की सारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। पेटेंट को भी देखिए, पेटेंट भी सेम वैसे ही सेल्फ जनरेटेड और यानी कि सेल्फ क्रिएटेड होता है, या तो परचेज होता है। सेल्फ क्रिएटेड कभी नहीं आएगा और परचेज्ड आएगा, ठीक है। परचेज आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा। कॉपीराइट भी सेम वही है, ठीक है। ट्रेडमार्क सेम वैसे ही है, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है। मोटर व्हीकल बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है, पता होगा मोटर व्हीकल्स क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में दो चीज याद रखिएगा कि इसमें या तो रेगुलर इनकम आ रही है उसको आप इन्वेस्टमेंट बोलोगे, या तो हाँ, या तो रेगुलर इनकम है या तो एप्रिसिएशन हो रहा है। एप्रिसिएशन मतलब यानी कि क्या, या तो वो इंक्रीज हो रहा है उसकी वैल्यू। एग्जांपल के तौर पे मैंने लैंड खरीदा 2 लाख की और उस लैंड की कीमत हो गई है 2.5 लाख रुपए, तो इसको भी बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, मुझे रेगुलर बेसिस पे इनकम नहीं मिलेगी। पर अगर मैंने उसी एक लैंड खरीदा 2 लाख रुपए की, उसको किराए पे दी थी और उससे मुझे महीने का 5,000 रुपए आ रहा है, तो इसको बोला जाएगा रेगुलर इनकम। तो ये दोनों ही चीजें, जहां से दोनों ही चीजें आएगी आपको, तो उसको बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पता करना ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में जब हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड डिस्कस किया था, उसी टाइम पे हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड यानी कि प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट डिस्कस कर लिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका जो पीएफ है, पीएफ आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्रिएट करके आपने बैलेंस शीट में कैश ला लिया, ठीक है। तो ये जो एसेट है ना, बेसिकली अगर बैलेंस शीट की बात करें तो वो कंपैरिजन करता है कि ये जो एसेट जनरेट हुआ है, एसेट इधर ही साइड होगा ना, नहीं इधर से लेते हैं। तो ये जो एसेट जनरेट हुआ है इसके ऊपर में पैसा किसका लगा हुआ है, आउटसाइडर वाले का है कि इनसाइडर वाले का है, ठीक है। तो जो कैश आया आपके पास में तो वो किसका है, आउटसाइडर मतलब पीएफ वाले का, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस कैश के बदले में कुछ और खरीद के लेके आ गए, इन्वेस्टमेंट खरीद के लेके आ गए, ठीक है। तो अब ये कैश गई और मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट आ गया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा बच्चा कि कैश गई, किसकी कैश गई, आपकी कि पीएफ वाले की, पीएफ वाले की। तो जो कैश गया है और उसके बदले में जो एसेट आई है वो एसेट भी किसकी होगी, या वो जो चीज आई है वो भी किसकी होगी, वो भी होगी पीएफ वाले की। क्यों? क्योंकि एक सेकंड, ये एफ होना चाहिए था, हाँ, वो भी किसकी होगी, वो होगी पीएफ वाले की। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट सॉरी वो कैश किसका था, पीएफ का, तो इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट भी किसकी होगी, पीएफ की। तो जब आप कैश देके कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हो, कौन सा वाला कैश देके, प्रोविडेंट फंड वाला कैश देके कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हो, तो उसको बोला जाता है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ये बेसिकली आपका एसेट नहीं होता, ये पीएफ वाले का एसेट होता है, ठीक है। ये इसका कंपैरिजन होता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में बारी आ रही है लोन्स एंड एडवांस। जैसे आप किसी और से लोन लेते हो, वैसे ही आपने अगर किसी बंदे को लोन या एडवांस के तौर पे कुछ दिया है तो उसको बोला जाएगा लोन्स एंड एडवांस, ठीक है। वो भी आपका एसेट होता है, ठीक है। उसके बाद लूज टूल्स मतलब यानी कि क्या होता है, ये आपका पाना बेंचेस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उसको ही हम लोग लूज टूल्स बोलते हैं, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स, जिसको आपने उधारी में माल बेचा है, इसी को बोला जाता है सन्ड्री डेटर्स। ये इसी के नीचे आपको दिख रहा होगा बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। ये दोनों की कैटेगरी जहां तक के सेम ही होती है, ठीक है। आप क्या करते हो, जैसे आपने किसी बंदे को उधारी में माल बेचा और उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप उसके ऊपर आप उसके नाम पे एक पेपर इशू करते हो या स्टैम्प पेपर से उसके ऊपर में क्या करवा लेते हो, साइन करके मांग लेते हो कि भाई साहब तू इतने इतने तारीख को इतना इतना पैसा मुझे दे देना, वरना मैं तेरे नाम पे क्या कर दूंगा, केस कर दूंगा। अगर तू भागा तो तेरे नाम पे तो पक्का केस करूंगा, ठीक है। तो उस केस में क्या रहता है, उसको डर रहता है कि अगर मैं भागा या अगर मैंने पैसे इसके डुबाए तो ये क्या करेगा, मेरे नाम पे केस करेगा। स्पेशली क्या किया जाता है, पूरे डेटर्स है जो उधारी में माल गया या उधारी में आपने उसको माल बेचा है, उसमें से कुछ जो डेटर्स होते हैं उनके ऊपर आपको भरोसा नहीं होता, तो आप क्या करते हो, उस पूरे डेटर्स में से कुछ डेटर्स को ऐसा बाहर निकाल के रख लेते हो और उसको क्या करते हो, उसको बोलते हो आप बिल्स रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर में आपका जो राइट्स है इनके राइट्स से अलग है, ठीक है। अगर ये कोई भागता है तो इसके ऊपर में आप कुछ नहीं कर सकते, कोई आप केस नहीं कर सकते, इसको कुछ नहीं कर सकते। बट अगर ये लोग भाग रहे हैं तो क्या होगा, इसके ऊपर आप केस भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में इसके डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन इसको क्या कहा जाता है कि ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, लेकिन थोड़ा सा थिन डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। अरे पता है आपको क्लोजिंग स्टॉक मतलब यानी कि क्या, माल लाया 10 का, बिका 8, बच गया 2, तो वो 2 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। बेसिकली अगर स्टेशनरी की बात की जाए तो स्टेशनरी ऐसा कोई खर्चा नहीं होता जिसको आप बिल्कुल स्टोर करके रख सको। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई ट्यूशन क्लासेस भी है तो वो क्या करेगा, वो मुश्किल से अगर स्टेशनरी का डालेगा, अपने यहाँ स्टॉक डालेगा तो 12 महीने या 15 महीने का डालेगा, ऐसा नहीं करेगा वो 5 साल का डाल के रखा हुआ है,
ठीक है। तो बेसिकली अगर स्टेशनरी की बात की जाए तो वो कहाँ आनी चाहिए थी? अगर आपने 5 साल का डाला तो ऑब्वियसली वो एसेट है आपकी, ठीक है। बट आपने डाला ही 12 महीने का और 12 महीने के यूज में आ गया, तो वो क्या क्या कहलाया जाएगा? आपका एसेट नहीं कहलाएगा, वो नॉमिनल में आपके एक्सपेंस के साइड में चला जाएगा। वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस नहीं है, वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, ठीक है। बट कभी कभार कैसा हुआ, आपको अंदाजा नहीं समझ में, आपने एक्स्ट्रा डाल दिया 2 महीने का, मतलब मान लेते हैं कि आपको लगना था 12 महीने का, पर आपने एक्स्ट्रा 2 महीने का मतलब 14 महीने का डाल दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो 12 महीने का था वो तो पीएनएल में चला गया, बट जो 2 महीने का बच गया, व्हाट अबाउट दैट, ठीक है। तो उसे आप लोग कहाँ शो करोगे? बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप उसको यूज कर सको, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कैश एट बैंक, कतई ना बताऊंगा, पता होगा, ठीक है। एसेट होता है हम लोगों का। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, सेम स्टेशनरी के जैसा पोस्टल स्टैम्प का भी आपका लॉजिक बिल्कुल सेम वैसे का वैसा ही है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे जब हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे, बट अभी अगर बता दूं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि ऐसे कोई एक्सपेंसेस है जो आपने क्या कर दिए, पहले से आपने पेड कर दिए, ठीक है। तो उसको बोला जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे आप लोगों ने क्या करते हो कि आज की डेट में जो जियो का रिचार्ज चल रहा है तो उसमें 2 रिचार्ज होते हैं, ठीक है। क्या होता है? पहला रिचार्ज जो होता है वो आपका ऐसा होता है कि आप पहले रिचार्ज मतलब पैसे दो उसको, ठीक है, और उसके बाद में आप वो सर्विसेज यूज करो। और दूसरा क्या होता है कि पहले सर्विसेज ले लो और उसके बाद में क्या करो, उसका पैसा पेड करो, ठीक है। तो जो आप पहले वाला है ना, जो आप पहले करवा रहे हो, तो ये प्रीपेड बोला जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने पहले पैसा दे दिया लेकिन उसके बाद में आप क्या करो, उसको धीरे धीरे यूज करो, उसको प्रीपेड बोलते हैं, ठीक है। पोस्टपेड मतलब मैंने कि क्या होगा, जब आपने क्या किया है, आपने पैसा बाद में, सर्विसेज तो बहुत सारी ले ली लेकिन पैसा आप उसको क्या दोगे? बाद में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम का भी केस वैसा का वैसा ही है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होगा कि अभी हमारी इनकम होनी चाहिए थी लेकिन अभी भी पेंडिंग पड़ी है, ठीक है। तो उस केस में क्या कहा जाएगा? आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। एसेट होता है वो। इन रिकवरेबल इनकम्स रिसीवेबल बोलते हैं इसको, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ठीक है। आपका इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में पास तो हो चुका है पर अभी तक की इंश्योरेंस कंपनी ने आपको लाके पैसा दिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का हम लोगों ने लॉजिक प्रीवियस लेक्चर में देखा था, क्यों मेंटेन किया जाता है। और करंट अकाउंट के 2 बैलेंसेस हो सकते हैं, एक तो हो सकता है डेबिट और दूसरा हो सकता है क्रेडिट। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि अगर पार्टनर ने जितना उसमें डाला नहीं उससे ज्यादा अगर उसने निकाल लिया तो क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर पार्टनर का जो करंट अकाउंट का बैलेंस था वो क्रेडिट साइड था 10,000 रुपए, पर जो डेबिट साइड उसने निकाला है, जो आउटफ्लो हुआ है उसका, वो हुआ है उसका 12,000 रुपए। तो इस केस में क्या होगा, जो 10,000 रुपए कम है और 12,000 रुपए क्या है? ज्यादा। तो बैलेंस कौन सा आएगा? बैलेंस ऑब्वियसली डेबिट साइड आएगा। तो इसका मतलब क्या कहलाएगा? ये पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट साइड, ठीक है। आई होप इतना क्लियर वो हो गया होगा, ठीक है, कि एसेट्स क्या है और लाइबिलिटीज क्या है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एसेट्स देख ली, जो भी चीजें या सॉरी जो भी एसेट्स इसमें नहीं आई होगी यहाँ से बच गई होगी, तो वो एसेट्स हम लोग जब एग्जाम्पल आएगा तो वहां पे देख लेंगे, ठीक है। अब इसका लॉजिक देख लेते हैं कि किस तरीके से, क्यों ऐसा किया जाता है, डेबिट इस साइड और क्रेडिट इस साइड, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करें हम लोग लॉजिक के साथ में, ठीक है। अगर मैं बात करूं देखिए अकाउंट्स की, ठीक है, तो अकाउंट की जो प्रोसीजर होती है वो होती है जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस आपका बनता है फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो जो लेजर से आप ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस में क्या कहलाएगा वो, ठीक है, कि उस केस में आप क्या कर रहे हो, उसको समराइज कर रहे हो, ठीक है, और समराइज करके आपने क्या किया, उसको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कई ऐसे अकाउंट्स है जो क्लोज ही नहीं होने वाले थे लेकिन आपने उसको जानबूझ के क्लोज कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखिए बैलेंस क्लोज कब होगा, यानी कि अकाउंट कब क्लोज होगा, जब वो यूज हो चुका है, उसका और कोई ट्रांजेक्शन उसके साथ में हो सकता नहीं है, ठीक है। बट कई ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसका ट्रांजेक्शन अभी भी होना बाकी रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने लैंड खरीदा, ठीक है, और लैंड खरीदा था आपने 10 लाख रुपए का, लैंड पे कोरा कोरा नहीं बैठेगा, इसको बिल्डिंग पे ऐड कर देते हैं इसके साथ में, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा और पूरी बिल्डिंग 10 लाख की खरीदी और आपने 1 साल यूज कर लिया उसको, ठीक है। तो अभी भी 9 साल की जो बिल्डिंग बाकी है वो अभी भी यूज होना बाकी है, ठीक है। तो क्या इसे फेंक दोगे क्या उठा के? नहीं, इसे क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे, कहीं ना कहीं कहाँ लेके जाओगे, इसको आगे लेके जाओगे, ठीक है। अब अगर आपको आगे लेके जाना है तो आप इमेजिन करो कि अगर, एक सेकेंड, तो अब हम लोग बात करेंगे उस लॉजिक की कि इस तरीके से, जैसे बैलेंस शीट में डेबिट साइड इस साइड और क्रेडिट साइड इस साइड क्यों
क्यों आता है, ठीक है, इस लॉजिक की बात करेंगे कि डेबिट यहाँ क्यों आता है और क्रेडिट यहाँ क्यों आता है, ये रिप्लेस क्यों हो गया, मतलब इसने अपनी जगह क्यों बदल दी, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उस चीज का लॉजिक, ठीक है। 1 मिनट बस मैं इसे मिटा दूं, फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जगह ज्यादा लगेगी। एक मिनट बस जस्ट। बड़ा डस्टर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी मिटे। मिट गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको अब तक के बैलेंस शीट अगर समझ में आई होगी, तो बैलेंस शीट का जो नेचर होता है ना, वो कुछ इस तरीके, जैसे कि आप बिजनेस को क्लोज कर रहे हो, ठीक है। जैसे क्या होता है, बिजनेस को क्लोज मतलब परमानेंट नहीं बंद कर रहे, टेम्पररी बंद कर रहे हो। टेम्पररी यानी कि क्या, अगर एग्जाम्पल के तौर पे ये पानीपुरी का सेंटर है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ मैं, बड़ी याद आ रही है, लेकिन तो भी चलो, ये पानीपुरी का क्या है, सेंटर है, ठीक है। अरे ड्राइंग कैसी बन रही है आजकल, हाँ। तो ये पानीपुरी का सेंटर है, ठीक है, छोड़ो यार, मान लो, ठीक है, ये क्या है, ये पानीपुरी का सेंटर है, ठीक है, सर्कल। तो अब ये जो पानीपुरी का सेंटर है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये क्या होगा, 24 घंटा खुला रहता होगा क्या, आपको क्या लगता है, नहीं, ठीक है। तो ये जो पानीपुरी के सेंटर को चलाने वाला बंदा है ना, जिसका नाम है राम, ठीक है, आजकल राम भगवान क्या क्या नहीं, राम भगवान नहीं, राम क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि जहाँ पे इसको भीड़ दिखती है ना, वहां पे अपना पानीपुरी का सेंटर लगा देता है, ठीक है। तो क्या करता है, कभी इसको मेला दिखा, मान लेते हैं नागपुर साइड में, ठीक है, तो इसने क्या किया, अपना सेंटर लगा दिया नागपुर में, ठीक है। कभी इसको दिखा सेंटर अपना नागपुर में ही और दूसरी जगह, ठीक है, मान लेते हैं एक एरिया है वहीं पे नागपुर में, तो इसने क्या किया, शिफ्ट किया। तो जब जब ये शिफ्ट करता है ना, तो क्या करता है, ये अपना एक ठेला लेके आता है और उस ठेले में अपना पूरा सामान लेके डालता है, और जैसे ही वो नई जगह जाता है तो वहां पे अपना पूरा सामान निकाल लेता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट का जो नेचर है ना, वो इसी ठेले के जैसा है। क्या करती है, जब आप क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो साल को, तो क्या करता है, जितना भी बचा हुआ माल रहता है, वो क्या करता है, वो उठा के अपने ठेले में डालता है। और हमारे ठेले ठेले का मतलब क्या, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में डालता है, क्योंकि कोई भी चीज जो बच गई है, आप उसको फेंकोगे नहीं, आप क्या करोगे, उसको नेक्स्ट टाइम यूज आ सके उसके लिए, उसको क्या करोगे, लेके जाओगे आगे की ओर, और आगे की ओर लेके जाने के लिए आपका क्या होता है, बैलेंस शीट, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, सभी चीजों को उठा के कहां डालना चालू कर दिया, जो भी बची हुई चीजें हैं उनको उठा के कहां डालना चालू कर दिया, बैलेंस शीट में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं चीजों की, तो कौन सी चीजें होती है नॉर्मली, ठीक है। तो हमारी जैसे एसेट के तौर पे आती है लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट के तौर पे क्या आती है, अरे एंड, हाँ, एसेट के तौर पे क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का लैंड है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, उसमें से डेप्रिसिएशन अभी बात करूं, डेप्रिसिएशन पता तो होगा, 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मान लीजिए यूज कर लिया, छोड़िए डेप्रिसिएशन छोड़िए, लेकिन यूज कर लिया, ठीक है, मान लेते हैं 10,000 रुपए का यूज कर लिया, ठीक है। तो बताइए बच कितना गया, बच गया इसका बैलेंस सीडी, कितना, ये बच गया 90,000, ठीक है। और एक एसेट जैसे आपकी मान लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो एक और एसेट आ गया जिसका नाम क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, दिख नहीं रहा, एक सेकेंड, हाँ। तो क्या आ गया आपका दूसरा एसेट, इसका नाम क्या रखा, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका भी बैलेंस जो था, मतलब इसकी जो वैल्यू थी वो थी करीब करीब 2 लाख रुपए, ठीक है। उसमें से आपने क्या किया, इसको 40,000 का यूज कर लिया, तो कितना बच गया, 1,60,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद में और कौन सी चीज आती है, और कौन सी आती है एसेट साइड, ठीक है। एसेट ज्यादा ना लेते हुए हम लोग फिर इसके बाद में लाइबिलिटीज लेंगे, स्टॉक नहीं, डेटर्स ले लेते हैं, सन्ड्री डेटर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, इसको लेते हैं 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का बाकी था, और उसमें से पैसा उसने दे दिया मुझे 20,000 वालों ने, मतलब 20,000 जिसके ऊपर था उसने पैसा दे दिया, तो उसका क्लोजिंग कितना बच गया, 1,30,000, ठीक है। उसके बाद कुछ लाइबिलिटीज ले लेते हैं, तो लाइबिलिटी में ज़्यादा ना लेते हुए एक ही चीज़ ले रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री
क्रेडिटर, क्रेडिटर्स, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा, मतलब क्रेडिट बैलेंस रहेगा इसका, बाय बैलेंस बीडी कितना 180 ले लिया, और इसमें से इन लोगों ने कुछ भी पैसा नहीं दिया मुझे, तो पूरा का पूरा एज इट इज बैलेंस बच जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अब मैं अगले इसमें जाना चाहता हूँ या अगले साल में जाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये कि ये अगले साल से न्यू ईयर से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपनी अकाउंटिंग फिर से तैयार करने वाला हूँ। तो मेरे काम की कौन सी चीज है, मैं किसको लेके जाने की सोचूंगा, या मैं किसके साथ कैरी फॉरवर्ड करने की सोचूंगा, मैं सोचूंगा 90,000 के साथ, ठीक है। मैं कतैव नहीं जाऊंगा ना 1 लाख के साथ ना 10,000 के साथ, क्यों, क्योंकि लाया था और यूज हो चुका है, बचा कितना है वही मेरे काम का है, इसीलिए बोला जाता है बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा है, 90,000, ठीक है। तो अगर अब ये देखिए, ये भी एक प्रकार का बैलेंस शीट ही दिख रहा है, ठीक है। अगर मैंने इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया कि हाँ मेरे पास में इतना माल बच गया है, तो आपको समझ में आएगा क्या ये इतना चीजें बच गई है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी क्या, नहीं, क्योंकि दिक्कत जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 ही एसेट और लाइबिलिटी ली है, तो समझना आसान है। पर कई ऐसी फर्म्स होती है, कई ऐसी बिजनेस एंटिटीज होती है जिसके पास में बहुत सारी एसेट्स और बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है, ठीक है। तो उस केस में ये सारी की सारी रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है क्या, नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे काम का चीज क्या है 90,000, तो बाकी सारी चीजों को हम लोग भूल जाते हैं, तो बाकी सारी चीजों को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने इसमें से लैंड को भी हटा दिया, ठीक है, मतलब ये भी मिटा दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा काम का क्या है, यही है। मैं सबके साथ यही कर रहा हूं, क्या, जो भी हमारे काम का नहीं है, ठीक है, उसे मैं हटा दे रहा हूं, ये भी हट गया, ठीक है। ये भी हट गया। उसके बाद देखिए, सिर्फ मैं बैलेंस छोड़ रहा हूं, अदरवाइज मैं बाकी कोई भी चीज उसके साथ में रख रहा नहीं हूं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ सिर्फ बैलेंस, ठीक है। अब ये जो बैलेंस बचा है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किस चीज का बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस सीडी लिखा हुआ है, अदरवाइज और कुछ लिखा हुआ नहीं है, ना ऊपर ना कुछ। तो मैं यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट कर देता हूँ कि ये किसका बैलेंस है, लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद ये किसका बैलेंस है, ये बैलेंस है प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है, पीएम का। उसके बाद में ये किसका बैलेंस है, ये बैलेंस है डेटर्स का, ठीक है। और ये किसका बैलेंस है, ये बैलेंस है क्रेडिटर्स का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सब तो चीजें क्लियर हो गई। अब ये जो इतनी दूर दूर दिख रही है, ये इतनी दूर दूर रहना अच्छा लगेगा क्या, मतलब मजा आ रहा है कि कुछ नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने इनकी दूरियां भी मिटा दी, तो ये लो मैंने हटा दिया और इनको जोड़ दिया एक दूसरे से, ठीक है। अब मैंने इनके क्या कर दिया, जोड़ दिया है एक दूसरे से, इसके कनेक्शन बना दिए हैं, ठीक है। और एक लास्ट में हो गया, ठीक है। अब देखिए, आपको देख के लग नहीं रहा है, मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, एसेट, और ये क्या है, लाइबिलिटी, ठीक है। देखिए, और इसी को नाम दिया गया है बैलेंस शीट, इसी को नाम क्या दिया है, बैलेंस शीट। ऐसी शीट जिसके अंदर बैलेंसेस है, क्या, किस चीज के बैलेंसेस है, क्लोजिंग बैलेंसेस है बिजनेस के, ठीक है। देखिए ये किसके जैसे दिख रहा है, ये आपको दिख नहीं रहा बैलेंस शीट के जैसे, क्योंकि एसेट्स की इधर साइड आई है और लाइबिलिटीज की साइड आई है इस साइड, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट। और इसीलिए देखिए, एसेट का जो बैलेंस था वो इस साइड शो किया गया है, और लाइबिलिटी का बैलेंस जो है वो इस साइड शो किया गया है। इसलिए उसका जो डेबिट साइड होता है वो इस साइड होता है, और क्रेडिट साइड जो होता है वो उसका इस साइड होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब बैलेंस शीट किसको बोलोगे, कॉम्बिनेशन है, मतलब क्या कि आपने क्या किया, सारे के सारे एसेट के जो अकाउंट्स थे उनको क्या किया, कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करने के बाद में उसको एक ही शीट में कन्वर्ट कर दिया, और उसको बोला क्या, बैलेंस शीट, ठीक है। और बेसिकली अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि अकाउंट और शीट में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो शीट मतलब यानी कि क्या, जहां पे एक से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व है तो उसको आप बोलोगे शीट, ठीक है। बट अगर एक ही अकाउंट इन्वॉल्व है तो उसको बोला जाता है अकाउंट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लैंड भी है, प्लांट एंड मशीनरी भी है, और कौन से अकाउंट्स है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है। सो इतने सारे अकाउंट्स रहने की वजह से इसे क्या बोला जाएगा, शीट। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। और अगर बात करें इंडिविजुअल, अगर इसका एक अकाउंट होता, मतलब यानी कि क्या, सिर्फ इसी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, अदरवाइज कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उसको बोलते हैं हम लोग अकाउंट्स, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है।
ठीक है। सो दैट इज द रीजन हम लोग जो बैलेंस शीट का डेबिट साइड है वो इस साइड शो करते हैं और क्रेडिट साइड जो है वो इस साइड शो करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन के साथ में ही एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा सीधा डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे कहाँ पे, क्वेश्चंस पे। पहले बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद में थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हो गया, इंतजार खत्म हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में सीधा क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय, सायोनारा।